नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सुखदेव में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम राग दरबारी उपन्यास के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस उपन्यास के सारे पात्र के बारे में, इसके जितने भी MCQ प्रश्न बनते हैं उसके बारे में। तो आप सब वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, इसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले राग दरबारी उपन्यास है, जो इनके लेखक कौन थे तो श्रीलाल शुक्ल जी थे। और इनका जन्म है जो 31 दिसंबर 1925 ईस्वी को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, एवं निधन 28 अक्टूबर 2011 ईस्वी में हुआ। इनके जो उपन्यासों में है व्यंग्य, आंचलिकता एवं राजनीतिक विषयों की प्रधानता है। अब देखते हैं इनके द्वारा कुछ रचित रचनाएं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंगद के गांव, यहाँ से वहाँ, उमराव नगर में कुछ दिन, कुछ ज़मीन में कुछ हवा में, आओ बैठ लें कुछ देर, अगली शताब्दी के शहर, जहालात के 50 साल, खबरों की जुगाली, ये घर में नहीं, मेरे साक्षात्कार, ये संस्मरण है। कुछ साहित्य चर्चा भी, भगवती चरण वर्मा आलोचना है, अमृतलाल नागर ये भी आलोचना है। और अगला अज्ञे कुछ रंग कुछ राग, ये भी आलोचना है। अब देखते हैं श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा रचित उपन्यास। चूँकि हम लोग को उपन्यास सिलेबस में पढ़ना है तो उपन्यास को अच्छे से याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं सबसे पहला जो उपन्यास लिखे उन्होंने श्रीलाल शुक्ल जी ने, वो है सोनी घाटी का सूरज। ये 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा अज्ञातवास 1962। तीसरा राग दरबारी जो हम लोग को पढ़ना है, इसका प्रकाशन वर्ष 1968 है, इसे याद रख लेना है। सीमाएं टूटती है, आदमी का जहर, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, राग विराग। तो इसे सीरियल क्रम में भी याद रख सकते हैं, क्रम में याद रखना है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न को इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है कि इसके चार उपन्यासों के नाम को दे दिया जाता है और इसको बढ़ते क्रम में, यानी कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सजाने को बोला जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं उपन्यास के बारे में, राग दरबारी उपन्यास के बारे में। लिखा है कि राग दरबारी व्यंग्य प्रधान उपन्यास है। उत्तर प्रदेश के गांव शिवपालगंज यानी भिकमखेड़ा पंचायत को केंद्र में रखकर इसका कथानक बुना गया है। शिवपालगंज के इंटर कॉलेज के माध्यम से देश के गांवों में व्याप्त सरकारी भ्रष्टाचार, अवसरवाद, कुत्सित राजनीति, छल प्रपंच, मूल्यहीनता और नैतिक पतन का यथार्थ चित्रण किया गया है। आगे लिखता है कि डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार राग दरबारी उपन्यास रिपोर्ताज शैली में लिखा गया है तथा इसकी कथा ग्रामांचल से संबंध होते हुए भी यह आंचलिक उपन्यास नहीं है। आंचलिक उपन्यास कौन सा है? महिला आंचल, जो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे लिखता है राग दरबारी उपन्यास का लेखन 1964 के अंत में शुरू हुआ और अपने अंतिम रूप में 1967 में समाप्त हुआ। 1968 में इसका प्रकाशन हुआ और 1969 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल जी को इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसे याद रखना। आगे लिखता है इन्हें संपूर्ण साहित्य के लिए 2011 में अमरकांत के साथ संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अब देखते हैं राग दरबारी उपन्यास के पात्र परिचय। तो उपन्यास में पात्र परिचय को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से भी अगर प्रश्न, बहुत बार वहाँ से प्रश्न बनाते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है पात्र परिचय को जानना। तो इसके पात्र परिचय के बारे में हम बारीकी से बता रहा हूँ, इसे अच्छे से देखिए। सबसे पहले जो राग दरबारी उपन्यास के पात्र है, मुख्य पात्र, वो है वेद जी। मुखौटों के बीच असलियत की पहचान को असंभव बनाने वाले वेद जी मात्र एक व्यक्ति नहीं, संस्था है। वे गांव के कुल पूज्य ब्राह्मण है, जाने माने
वेद है छंगामल इंटर कॉलेज के मैनेजर हैं, कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर है और अब गांव पंचायत को हथियाने के लिए लपक रहे हैं। खान पान में विशुद्ध शाकाहारी और पोशाक में खद्दर की धोती, कुर्ता, सदरी, टोपी, चादर में वे भव्य मूर्ति के रूप में दिखाई देते हैं। वेद जी अंग्रेजी हुकूमत के समय अंग्रेजों के विश्वास पात्र बनकर जापान से लड़ने के लिए सेना में भारतीयों की भर्ती कराते थे। आगे लिखता है कि हुकूमत का कृपा पात्र बनकर जज की अदालत में जूरी और असेसर बनकर दीवानी मुकदमों में जायदाद के सुपुर्दादार का काम करते थे। गांव के जमींदारों में लंबरदार का दर्जा उन्हें मिला हुआ था। स्वतंत्रोत्तर भारत में वे देशी शासकों के फरमाबरदार सेवक बनकर रातों रात अपने राजनीतिक गुट में सैकड़ों सदस्य बनाने लगे। इस प्रकार वे वर्तमान शासन सत्ता के अनिवार्य स्तंभ बन गए थे। ऊपर से देखने में वेद जी का मुख्य उद्देश्य पैसा वेधक था, जिसमें प्रकट रोगों के अलावा गुप्त रोगों की उनके पास अचूक दवा थी। अपने इस रूप में वे जीवन से निराश नव युवकों के लिए आशा का संदेश थे। लेकिन उनकी आमदनी का अप्रोच साधन छंगामल इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति, कोऑपरेटिव यूनियन, मैनेजिंग डायरेक्टरशिप और विकास कार्यों के लिए प्राप्त होने वाले सरकारी अनुदान, ऋण और तकाबियाँ थी। डिप्टी डायरेक्टर, स्कूल निरीक्षक और डिप्टी डायरेक्टर कोऑपरेटिव इन्हीं के इशारों पर काम करते थे। सभी संस्थाओं के चुनाव का परिणाम उनकी मुट्ठी में था। समाज में भ्रष्टाचार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जो उनकी पहुंच के बाहर हो। छात्र नेताओं के प्रतिनिधि रूपन और बाहरी तथा गांव के गुंडों के सरदार बद्री पहलवान उनके पुत्र थे। यानी रूपन और बद्री पहलवान किसके पुत्र थे? तो वेद जी का ये भी प्रश्न बनता है। बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधि रंगनाथ उनके भांजे थे, यानी रंगनाथ जो पात्र आया इनके भांजे है। यानी कि पुलिस और थानेदार उनके इशारों पर चलने के लिए विवश थे। कॉलेज का प्रिंसिपल उनका चाकर था। गांव और बाहर की राजनीति के लिए वे अटल स्तंभ थे। अब अगला पात्र देखते हैं, रंगनाथ और रूपन। यहाँ लिखा है, राग दरबारी में रंगनाथ को भारतीय बुद्धिजीवियों के रुग्ण प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास का आरंभ और अंत भी रंगनाथ के शिवपालगंज में प्रवेश और पलायन से होता है, इसलिए वह शिवपालगंज की समस्त गतिविधियों का दृष्टा भी है। वह वेद जी का भांजा है, इसलिए सर्वत्र उसकी पूछ और सम्मान है। इतिहास में एमए किया है, यानी रंगनाथ इतिहास में एमए किया है। वह लगभग 5-6 महीने की छुट्टी पर शिवपालगंज आ गया है। 18 वर्षीय रूपन छंगामल इंटर कॉलेज की 10वीं का छात्र नेता और कॉलेज के मैनेजर वेद जी का पुत्र है। केवल पढ़ाई लिखाई को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों, कॉलेज, थाना, कोऑपरेटिव से लेकर गांव के गंजों तक में उसका बोलबाला है। उदंडता और अनुशासनहीनता के रोग से ग्रस्त इसे विद्रोही युवा पीढ़ी का प्रतिनिधि बनाकर उपन्यासकार ने प्रस्तुत किया है। कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर थानेदार तक उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। उन पर टिप्पणी करते हुए उपन्यासकार ने लिखा है कि उनकी इतनी इज्जत थी कि पूंजीवाद के प्रतीक दुकानदार उनके हाथ सामान बेचते नहीं, अर्पित करते थे, और शोषण के प्रतीक इक्के वाले उन्हें शहर तक पहुंचाकर किराया नहीं आशीर्वाद मांगते थे। उनकी नेतागिरी का प्रारंभिक और अंतिम क्षेत्र वहां का कॉलेज था। वहां उनका इशारा पाकर सैकड़ों विद्यार्थी तिल का ताड़ बना सकते थे और ज़रूरत पड़े तो उस पर चढ़ भी सकते थे। तो ये थे रूपन के बारे में। अब देखते हैं बद्री पहलवान और छोटे पहलवान। लिखा है, राग दरबारी के बद्री पहलवान वेद जी के बेटे हैं और छोटे पहलवान के गुरु हैं। उनके अखाड़े से निकले शिष्यों का एक बड़ा जाल आसपास के गांवों में फैला हुआ है। चोरी, डकैती, व्यभिचार आदि के मामलों में फंसे अपने गुंडा बदमाश शिष्यों के बचाव और जमानत के लिए उन्हें काफ़ी श्रम करना पड़ता है। छोटे पहलवान बद्री के पालक बालक है, किंतु इसके साथ
ही वे एक खानदानी आदमी यानी हरामी है। उनके परदादा भोलानाथ ने अपने पिता के साथ और फिर अपने पुत्र गंगा दयाल के साथ एक ठोस परंपरा कायम कर दी थी, जिसका पालन गंगा दयाल के पुत्र कुशर प्रसाद और उनके पुत्र छोटे पहलवान बड़ी ईमानदारी से कर रहे थे। उनके यहाँ बाप बेटे में हमेशा से बड़ा घनिष्ठ संबंध चला आ रहा था। प्रेम करना होता तो एक दूसरे से प्रेम करते, लाठी चलाना होता तो एक दूसरे पर लाठी चलाते। जो भी अच्छा बुरा गुण उनके हाथ में था उसकी आजमाइश एक दूसरे पर ही किया करती। छोटे जब तक पहलवान नहीं थे तब तक अपने बाप कुशर प्रसाद की लाठी का जवाब पत्थर के टुकड़ों से देते रहे। यानी कि छोटे पहलवान का बाप कौन था? तो कुशर प्रसाद था। आगे लिखता है, लेकिन जवान हो जाने पर बाप बेटों ने शब्दों का प्रयोग बंद कर दिया। इस पर टिप्पणी करते हुए उपन्यासकार ने लिखा है कि अब वे उच्च कोटि के कलाकारों की तरह अपना अभिप्राय छापा चिन्हों और बिंबों में प्रकट करने लगी। उनके बीच में मारपीट की घटनाएं भी कम होने लगी और धीरे धीरे उसने एक रस्म का रूप ले लिया जो बड़े बड़े नेताओं की वर्षगांठ की तरह साल में एक बार, जनता की मांग हो या ना हो, नियमित रूप से मनाई जाने लगी। छोटे पहलवान ने अपने बाप कुशर प्रसाद को इसी रस्म अदायगी के तौर पर कुछ ज़्यादा ही घायल कर दिया तो खून से लथपथ वे वैद्य जी की बैठक में शिकायत के लिए आते हैं। इस घटना से खिन्न होकर रंगनाथ कहता है कि ताज्जुब है इस तरह के लोगों, यानी छोटे पहलवान को बद्री दादा अपने पास बैठा लेते हैं। इस पर बद्री पहलवान लापरवाही से जवाब देते हैं, कहते हैं कि ये कुशर भी किसी से कम नहीं, इनके बाप ताज्जुब है इस तरह के लोगों। इस पर बद्री पहलवान लापरवाही से जवाब देते हैं, ये कुशर भी किसी से कम नहीं, इनके बाप गंगा दयाल जब मरे थे तो यह उनकी अर्थी तक नहीं निकलने दे रहे थे कि घाट तक घसीटकर डाल आएंगे। यानी गंगा दयाल कौन था? तो कुशर प्रसाद के बाप था गंगा दयाल और कुशर प्रसाद छोटे पहलवान का बाप था। आगे चलकर जब बद्री उसे समझाते हैं कि अपने बाप को इस तरह नहीं मारना चाहिए तो छोटे उत्तर देता है, गुरु साला बाप जैसा बाप हो तब तो एक बात भी है। इस पर शनिचर समझाते हुए कहता है कि आखिर कुशर ने तुम्हें पैदा किया है, पाला पोसा है। इस पर छोटे भुनभुनाकर कहता है, कोई हमने स्टाम्प लगाकर दरखास्त दी थी कि हमें पैदा करो, चले साले कहीं के पैदा करने वाले। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट याद कर लीजिए कि ये लाइन किसने बोला है? तो छोटे पहलवान ने कहा। इससे छोटे पहलवान का पूरा चरित्र पाठक के सामने आ जाता है। इस प्रकार गंवार अक्खड़पन उनके चरित्र की विशेषता है जिसका परिचय उपन्यासकार ने स्थान स्थान पर मिलता है। अब अगला देखते हैं, रामाधीन भिक्कम खेड़वी। लिखा, रामाधीन शिवपालगंज से लगे एक गांव भिक्कम खेड़ा के रहने वाले थे। यह गांव अब कुछ झोपड़ों, माल विभाग के कागजात और रामाधीन की पुरानी शायरी में ही सुरक्षित था। बचपन में काम धाम की तलाश में वे कलकत्ता पहुंच गए थे। वहां एक व्यापारी के यहाँ पत्रवाहक का कार्य करते हुए बाद में उनके साथ मिलकर कारोबार शुरू किया। अंत में उस कारोबार के मालिक बन बैठे। कारोबार अफीम का था। कच्ची अफीम कलकत्ते के व्यापारियों के पास पहुंचाने की आदत उनके पास थी। पैसा अच्छा था लेकिन गैर कानूनी काम होने से वे पकड़े गए और 2 साल की सज़ा हो गई। सज़ा के बाद वह काम चला पाना संभव न देख वे पुनः भिक्कम खेड़ा वापस आ गए। अपने बच्चे खुच्चे पैसे से एक घर बनवाया और थोड़ी ज़मीन लेकर वे खेती करने लगे। तभी ग्रामीण क्षेत्रों में नई पंचायतें बनी। अपने चचेरे भाई को प्रधान बनवाकर गांव पंचायत की ज़मीन के पट्टे का शुल्क समझ लेने लगे और भाई को गबन के मुकदमे में जेल जाने के लिए छोड़ दिया। आगे लिखता है कि गांव में टिक पाने के बाद रामाधीन ने गांव के लड़कों को कौड़ी की जगह ताश से जुआ खेलने की शिक्षा दे दी।
उनके मकान के सामने छप्पर के बंगले में एक तरफ गांव के नौजवान ताश खेलते और दूसरी तरफ भांग घुटती थी। धीरे धीरे वैद्य जी की फितरत और आधुनिक सभ्यता के असर से वे भी गुटबंदी के शिकार हुए। ग्राम पंचायत की आड़ में कोऑपरेटिव यूनियन की ओर उनका थोड़ा झुकाव तो था ही। खन्ना मालवीय जैसे मास्टरों के दुख दर्द से प्रेरित होकर छंगामल इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति में भी उन्होंने प्रवेश पा लिया था। कुछ हो ना हो, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन के माध्यम से वे वैद्य जी की निद्रा में किंचित खलल डालने में भी सफल हो गए थे। बावजूद उनके उपन्यास में वे एक निष्क्रिय गुटबाज के रूप में ही आते हैं। उनकी सक्रियता का क्षेत्र अफीम विक्रय, जुआरियों के साथ लेन देन और गांव पंचायत की जमीन के पट्टे तक ही सीमित रहती है। ये था रामाधीन भिकम खेड़वी के बारे में। अब देखते हैं शनिच्चर। एक शनिच्चर नामक पात्र भी आया है। लिखता है, राग दरबारी उपन्यास का एक महत्वपूर्ण पात्र शनिच्चर है, जिसका मुख्य काम वैद्य जी के बैठक में सुबह शाम भांग घोटना था। उपन्यासकार ने आरंभ में उसका परिचय इस प्रकार दिया कि एक दुबला पतला आदमी गंदी बनियान और धारीदार अंडरवियर पहने बैठा था। उसका नाम मंगल था, पर लोग उसे शनिच्चर कहते थे। ये चीज़ याद रखना है। शनिच्चर का दूसरा नाम मंगलदास था। उसके बाल पकने लगे थे और आगे के दांत गिर गए थे। उसका पेशा वैद्य जी की बैठक पर बैठे रहना था। इसके साथ ही शनिच्चर पृथ्वी पर वैद्य जी को एकमात्र आदमी और स्वर्ग में हनुमान जी को एकमात्र देवता मानता था। वैद्य जी का अत्यधिक कृपा पात्र होने के कारण वह छोटे मोटे लोगों के मामलों में दखल भी दे देता था। अब अगला पात्र पढ़ते हैं, लंगड़। लिखते लंगड़ राग दरबारी का एकमात्र ऐसा पात्र है जिसे रचनाकार के साथ ही समूचे पाठक समुदाय की पूरी सहानुभूति प्राप्त हुई है। उपन्यास के आरंभ में लंगड़ का रेखा चित्र इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। कहा कि माथे पर कबीरपंथी तिलक, गले में तुलसी की कंठी, आंधी पत्ती झेला हुआ दड़ियल चेहरा, दुबली पतली देह, मिर्जई पहने हुए, एक पैर घुटने के पास से कटा था जिसकी कमी एक लाठी से पूरी की गई थी। चेहरे पर पुराने जमाने के उन ईसाई संतों का भाव जो रोज़ अपने हाथ से अपनी पीठ पर खींचकर 100 कोड़े मारते हों। लंगड़ को दीवानी मुकदमा के सिलसिले में एक पुराने मुकदमे की नकल लेनी थी। इसके लिए नकलनवीस ने 5 रुपये मांगे तो लंगड़ ने कहा कि रेट 2 रुपया है। इस पर दोनों में होजत हो गई। नकल नवीस ने प्रतिज्ञा कर लिया कि बिना रिश्वत के वह नकल कायदे से देगा और लंगड़ ने भी कंठी छूकर प्रतिज्ञा की कि वह भी कायदे से ही नकल लेगा। अपने सत्र की लड़ाई, धर्म की लड़ाई वह जारी रखता है। अपने गांव से 5 मील दूर शिवपालगंज की कचहरी का वह चक्कर लगाता रहता है, पर किसी न किसी गलती को निकालकर नकल की कार्रवाई अधूरी पड़ी रहती है। उसे पूरा विश्वास है कि नकल एक न एक दिन अवश्य मिलेगी, लेकिन अंत में जब नकल ले नहीं पाता तो बड़ी वेदना से कहता है कि नकल की दरख्वास्त फिर से ना लगा दूं। यहाँ उनकी यातना का चरम बिंदु साकार हुआ है। वस्तुतः राग दरबारी के लंगड़ की स्थिति महिला आंचल के बावन दास का स्मरण दिलाती है। एक छोटे से गांधीवादी आदर्श के लिए पूरा संघर्ष करते हुए वामन दास आत्म बलिदान कर देता है। लंगड़ रिश्वत न देने के आदर्श की रक्षा के लिए अपने को न्यौछावर कर देता है। अब देखते हैं प्रिंसिपल साहब खन्ना मास्टर। श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी के लिए शिक्षा संस्था के रूप में छंगामल इंटर कॉलेज को प्रमुख केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें आए प्रिंसिपल साहब और खन्ना मास्टर संतरोत्तर शिक्षा व्यवस्था के यथार्थ को पूरी तरह उद्घाटित करते हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था का पूरा वृत्त कॉलेज मैनेजर वैद्य जी को मिलाकर ही पूरा होता है। प्रिंसिपल साहब वैद्य जी की बैठक में नित्य उपस्थित होकर मांग मानते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं और खन्ना तथा उसके गुट के मास्टरों की शिकायत करते हैं। उनकी सबसे बड़ी योग्यता कॉलेज में गुटबंदी, मारपीट, गाली गलौज, गुंडई, नोटिस, बर्खास्तगी,
आतंक, नंगाई आदि की समुचित व्यवस्था है। उन्होंने अध्यापकों पर 107 का मुकदमा कर उन्हें चोर डाकुओं की कतार में खड़ा कर देता। वेद जी ने प्रिंसिपल को हर तरह के काम के लिए पूरी छूट दे रखी है। साथ ही बद्री और छोटे पहलवान उनके लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। आगे लिखा है कि खन्ना मास्टर आम अध्यापक समुदाय के प्रतिनिधि हैं जिन्हें प्रिंसिपल की ज्यादतियाँ स्वीकार नहीं है। अपने सक्रिय विरोध के कारण विद्यार्थियों की ओर से वे समुचित ध्यान नहीं दे पाते। वे किसी तरह वेद जी के पुत्र छात्र नेता रूपन और रंगनाथ की सहानुभूति जुटा लेते हैं। इसी के सहारे प्रिंसिपल और उनके गुट के विरुद्ध मोर्चाबंदी करते हैं, लेकिन वेद जी जैसे घाक के सामने उसकी चलती नहीं। डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन के जांच के बहाने बैठक रखकर वे गहरे षड्यंत्र द्वारा खन्ना और मालवीय को बद्री और छोटे पहलवान के कल्ले के जोर पर पहले से तैयार त्याग पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर देते हैं। अब अगला पात्र है ग्यादिन। जाति के बनिया थे जिनका पेशा सूदखोरी था। उनकी दुकान पर ऋण के रूप में रुपयों की लेन देन के साथ कपड़ों की बिक्री भी होती थी। कोऑपरेटिव यूनियन भी सूद पर रुपये देती थी और कपड़े की दुकान करती थी। वेद जी के साथ अच्छे संबंध के कारण ग्यादिन और कोऑपरेटिव में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व था और कॉलेज की प्रबंध समिति के भी वे उपाध्यक्ष थे। पैसे और इज्जत के कारण थाना पुलिस, स्थानीय एमएलए और जिला बोर्ड के टैक्स कलेक्टर की उन पर कृपा थी। आचार विचार में वे इतने सात्विक थे कि उड़द की दाल तक नहीं खाते थे। कारण उससे क्रोध आने की आशंका थी। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनकी स्वस्थ, सुंदर और गृह कार्य में निपुण बेटी बेला थी। यानी बेला किसकी बेटी थी? तो ग्यादिन की। उस पर रूपन और बद्री दोनों भाइयों की नज़रें थी। खन्ना और उनके गुट के अध्यापकों के बहकावे में न आकर वे गुटबंदी में शामिल नहीं हुए। अपनी बेटी को लेकर हो रही बदनामी से आजिज आकर वे इसका विवाह शहर में करने के बाद गांव छोड़कर शहर में बसने चले गए। उन्हें उपन्यासकार ने निरामिष सूदखोर महाजनों के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया है। तो बेला का जो किसका नज़र था बेला पर? तो रूपन और बद्री पहलवान दोनों की। अगला देखते हैं। अगला पात्र है पंडित राधेलाल, जो काना रहता है। कभी ना उखड़ने वाले गवाह के रूप में गांव में प्रसिद्ध थे। उन पर टिप्पणी करते हुए उपन्यासकार लिखते हैं कि जिस तरह कोई भी जज अपने सामने के किसी भी मुकदमे में फैसला दे सकता है, कोई भी वकील किसी भी मुकदमों की वकालत कर सकता है, वैसे ही पंडित राधेलाल किसी भी मामले में चश्मदीद गवाह बन सकते थे। लेकिन गांव के छोटों की छिट्टा कसी, ताना आदि को देखते हुए ऐसा लगता है कि उनके बारे में अधिकतर लोगों की राय अच्छी नहीं थी। समय लेखक द्वारा प्रस्तुत उनके रेखा चित्र से भी यही लगता है। एक पुरोहित नुमा बुद्धा, पिचके गाल, खिचड़ी दाढ़ी, बिना बटन का कुर्ता, सिर पर अस्त व्यस्त गांधी टोपी, माथे पर लाल चंदन का टीका, गले में रुद्राक्ष की माला। लेकिन बावजूद इसके पंडित राधेलाल जब किसी पूर्वी जिले में जाकर एक चौकीदार की ब्याहता को पुनर्विवाह कर घसीट लाए तो गंजहों के बीच कभी ना उखड़ने वाले गवाह के साथ ही कभी ना चुकने वाले मर्द के रूप में भी विख्यात है। अगला पात्र देखेंगे कालिका प्रसाद। लिखा है कि सरकारी पैसों के द्वारा सरकारी पैसों के लिए जीने वाले व्यक्ति थे। ग्रांटखोर के रूप में इसकी ख्याति बेमिसाल थी। इस पैसे में उनके 3 सहायक थे। स्थानीय एमएलए, खद्दर की पोशाक और कर्ज की वसूली के समय कार्रवाई रोकने की कार्रवाई का कौशल। अन्य पात्र देख लेते हैं। उसमें दूरबीन सिंह, बाबू जयराम प्रसाद, हरनम सिंह, राम स्वरूप जो सुपरवाइजर है, मालवीय, जोगनाथ कौन है? तो कुशर प्रसाद का बाप, सिंह साहब,
ये सैनिटरी इंस्पेक्टर रहते हैं रिपुदमन सिंह, शत्रुघ्न सिंह, सर्वदमन सिंह। अब देखते हैं, ये था इसका पात्र परिचय जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इसीलिए इसे बारीकी से देखिए, उसकी विशेषता के बारे में जानिए, क्या क्या गुण था उसके अंदर, क्या नहीं था। अब एक एक करके एमसीक्यू प्रश्न देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में पूछा है, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? तो गिरीश रस्तोगी ने किया है। दूसरा प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी उपन्यास में किस व्यंग्यात्मक को प्रस्तुत किया है? तो भारतीय व्यवस्था को। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, पूछा पारस्परिक कलह शोक का मूल है राग दरबारी उपन्यास में, यह कथन किसका है? तो वेद जी का। अगला प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास में छंगामल इंटर कॉलेज के प्रबंधक कौन हैं? तो वेद जी। पांचवा नंबर प्रश्न देखेंगे, पूछा राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? तो रिपोर्ताज शैली में। राग दरबारी उपन्यास में नौजवान किस विषय में शोध करना चाहता है? रंगनाथ जो है तो इतिहास में, क्योंकि वो इतिहास में एमए किया हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे 7 नंबर, पूछा राग दरबारी पाठ के आधार पर बताएं कि रंगनाथ के मामा का क्या नाम था? तो वेद जी। अगला प्रश्न, कहा तो घास खोद रहा हूँ, अंग्रेजी में इसे रिसर्च कहते हैं, राग दरबारी उपन्यास में यह कथन किसका है? तो रंगनाथ का। अगला प्रश्न देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न, पूछा राग दरबारी उपन्यास में छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज की योजना के तहत खुलने वाले हजारों कॉलेजों का प्रतिनिधित्व करता है? तो पहला पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास किस गांव की कथाभूमि है? तो शिवपालगंज। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के आधार पर बताइए कि जब रूपन बाबू 18 वर्ष के थे तब वे स्थानीय कॉलेजों में कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? 10वीं कक्षा में, और 2-3 बार वो फेल भी हुए थे 10वीं कक्षा में। अगला प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास में किसके बीच के खींचातान को दिखाया गया है? तो आदर्शवाद और अर्थार्थवाद। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में किसकी दृष्टि से राजनीति में सब तरह का कमीनापन चलता है? तो रूपन। रूपन कौन था? वेद जी का बेटा। अगला प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास में आया चमरही शब्द से क्या तात्पर्य है? तो चमरही मतलब गांव के एक मोहल्ले का नाम जिसमें चमार रहते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा वेद जी के द्वारा किसे शिवपालगंज का कठपुतली प्रधान बनाया जाता है? तो शनिचर, जिसको मंगलदास के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1968 ईस्वी, और 1969 में उसे उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा राग दरबारी उपन्यास में बच्चों का अड्डा कहाँ बनता चला गया? तो कॉलेज में। अगला प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र नायक के रूप में आदि से अंत तक कथा के केंद्र में बना रहता है? तो सही उत्तर वेद जी। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा राग दरबारी उपन्यास के लिए 1969 में श्रीलाल शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास में अध्यापकों पर कौन सा मुकदमा किया जाता है? तो 107 का मुकदमा। अगला प्रश्न है कि श्रीलाल शुक्ल के किस उपन्यास का 15 भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी अनुवाद प्रकाशित हुआ? तो राग दरबारी उपन्यास के लिए। अगला प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो गिलियन राइट 1993 में। अगला प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास में ड्राइवर साहब तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा है, यह कथन किसका है? तो रंगनाथ का।
अगला प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र आज की क्रांतिकारी युवा पीढ़ी का प्रतीक है? तो रोपन बाबू। अगला प्रश्न है कि राग दरबारी उपन्यास में किस जीवन की समीक्षा है? तो ग्रामीण जीवन की। अगला प्रश्न है, ना जाने वह कान्हा इस कुतिया को कहाँ से घसीट लाया है, जब निकलती है तो कोई ना कोई उसे छेड़ ही देता है। यह कथन राग दरबारी उपन्यास में किसने किससे कहा है? तो शनिचर ने रंगनाथ से। अगला प्रश्न है, हृदय परिवर्तन के लिए रौब की जरूरत होती है और रौब के लिए अंग्रेजी की। यह कथन किस उपन्यास का है? तो राग दरबारी के। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल ने अपने उपन्यास राग दरबारी में किसे समेटने का प्रयास किया है? तो भारत के गांवों में जन्मी विसंगतियों को। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा, राग दरबारी उपन्यास में लड़कों को अपेक्षिक घनत्व कौन पढ़ा रहे थे? तो मोतीराम मास्टर मोतीराम थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राग दरबारी उपन्यास में रूपन बाबू तथा बद्री पहलवान किसके पुत्र हैं? तो वेद जी के पुत्र हैं। अगला प्रश्न, नवयुवकों के लिए आशा का संदेश का विज्ञापन किसका था? तो वेद जी का। अगला प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास में सरकारी पैसे के द्वारा सरकारी पैसे के लिए जीने वाला पात्र कौन है? तो कालिका प्रसाद। अगला प्रश्न है कि साइंसशाला अंग्रेजी के बिना कैसे आ सकता है? यह कथन किसका है? तो मोतीराम का। अगला प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास में किसकी आस्था थी कि शहर की दवा और देहात की हवा बराबर होती है? तो रंगनाथ का। अगला प्रश्न है कि राग दरबारी उपन्यास का कथानक कितने परिच्छेदों में विभाजित है? तो कुल 35 परिच्छेदों में। अगला प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास की भाषा कैसी है? तो व्यंग्यात्मक, आंचलिक, प्रतीकात्मक, ये सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, बोला, राग दरबारी उपन्यास में किस पात्र के माध्यम से शिक्षक पर व्यंग किया गया है? तो मोतीराम का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या करिश्मा है ये रामाधीन, बेकम खेड़वी खोलने कॉलेज चले आटे की चक्की खुल गई। यह कविता राग दरबारी उपन्यास में किसने प्रकट किया है? तो रामाधीन ने। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र रंगीले नेता के रूप में हमारे समक्ष आता है? तो रूपन। अगला प्रश्न, हर हिंदुस्तानी की यही हालत है, दो पैसों की जहाँ किफ़ायत हो वह उधर ही मुंह मारता है। राग दरबारी उपन्यास में यह किसका कथन है? तो मास्टर मोतीराम का। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा, राग दरबारी उपन्यास का कौन सा पात्र है जो अस्थायी आम आदमी का प्रतिनिधि है, जो भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार होता है? तो लंगड़। अगला प्रश्न, मासिकों के 3 नाम, राजा, बाबू, पहलवान। राग दरबारी उपन्यास में यह कहावत कहाँ मशहूर थी? तो शिवपालगंज में। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में पात्र रामाधीन भीखम खेड़वी कौन सा व्यापार करता है? कोलकाता जो गया था तो वहाँ अफीम का व्यापार करता था, जिसके वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 2 वर्ष का जेल भी हुआ था। अगला प्रश्न, लू बड़ी खराब चीज़ होती है, जब चल रही हो तो घर से निकलना ना चाहिए, खा पी कर दरवाज़ा बंद करके पड़े रहना चाहिए। यह कथन किसका है? तो बद्री पहलवान के। अगला प्रश्न देखेंगे, कुशर प्रसाद निम्न में से किसके पिता था? तो छोटे पहलवान का। अगला प्रश्न है, जगह खन्ना के जाने से हुई या मालवीय के मरने से, आपको इससे क्या मतलब? आपके घर का बाग है आम का, ये पेड़ क्यों गिन रहे हैं? राग दरबारी उपन्यास में यह किसका कथन है? तो प्रिंसिपल साहब का एक कथन है।
तो ये थे राग दरबारी उपन्यास से। और बता दूं कि हमारा एक पेड ग्रुप भी चल रहा है JSSC सिज्जल को लेकर। जिन्हें भी जुड़ना हो तो हमारे नंबर 9507779621 पे संपर्क कर सकते और जानकारी ले सकते। उसमें सारे हिंदी के सारे टॉपिक का रिवीजन, PDF और 20 फुल लेंथ टेस्ट भी कराया जा रहा है। और जो भी मटेरियल दे रहा हूँ वह स्टैंडर्ड लेवल का, आपके वहाँ से प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो जिन्हें भी जानकारी लेना हो 95077796 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।